नमस्कार दोस्तों, आप सबका कांता आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होने वाले रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स की। ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए जाए जिससे एनएचआरसी काफी अच्छे तरीके से काम कर पाए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था एनएचआरसी की पावर्स और फंक्शंस में, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया। इसको दोस्तों देखिए, ये हुआ था और इस पर क्वेश्चन भी बनकर आ गया पिछले साल के पेपर में, और इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने सॉल्व किया है एनएचआरसी वाले वीडियो में। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2018 का है, क्योंकि दोस्तों ये जो अमेंडमेंट की बात चल रही थी भले 2019 में हुई हो, लेकिन इस पर जो बातचीत चल रही थी एक्चुअली दोस्तों बिल जो था वो 2018 से भी पहले का प्रिपेयर हो गया था। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि एनएचआरसी पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एनएचआरसी रिफॉर्म की अब बात हो रही है। तो आइए दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि आखिर एनएचआरसी रिफॉर्म की बात हो क्यों रही है। तो देखिए दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है कि अगर ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंक्वायरी को कंप्लीट करते हैं और किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जिस केस में ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो, तो यहां पर इन रिकमेंडेशंस को क्या माना जाए, बाइंडिंग माना जाए, और एक तरीके से अगर इसको बाइंडिंग ना माना जाए तो क्या उसमें किया जाए, यानी इसको रिजेक्ट किया जाए या इस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, इस पर क्या हो, गवर्नमेंट पर कोई बाउंडेशन हो या ना हो। सिंपली इस चीज को लेकर एक्चुअली केस फाइल किया गया है। ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुई दोस्तों, इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। दोस्तों, इस कंफ्यूजन के कारण को समझने के लिए आपको सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फंक्शन को समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है नेशनल लेवल पर और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है स्टेट लेवल पर। दोस्तों, इन दोनों ही इंपॉर्टेंट बॉडीज को एम्पावर किया गया है कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में इंक्वायरी कर सके, और यहां पर दोस्तों उनके जो खिलाफ एक्चुअली एक्शन लेना है उस पर पेटिशन को वो सुन सके। यहां पर देखिए दोस्तों, जो ये कमीशंस हैं उनको सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, और यहां पर ये विटनेस जो है उनको एग्जामिन कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एविडेंस की एक तरीके से रिसीविंग हो सकती है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए डिफरेंट अथॉरिटीज को ये ऑर्डर भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पूरी तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो यहां पर उसको यह अधिकार मिलता है कि उसकी बात को सुना जाए। तो यानी दोस्तों आप देख सकते हैं खुद ही की फंक्शन जब आप देख रहे हैं एनएचआरसी या एसएचआरसी का, तो कई जगह पर सिविल कोर्ट का मेंशन हुआ है, और सिविल कोर्ट के तौर पर इसकी जो पावर्स हैं वो काफी वाइड बताई गई हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों जो ये सारे एक्ट्स में बातें लिखी गई हैं वो कई बार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती हैं, और अब आप यहां पर मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए, एक तरफ तो इसको सिविल कोर्ट कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही दोस्तों इस पर कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जो इसको सिविल कोर्ट मानने से मना करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन होती है और सेलेक्टिवनेस होती है एनएचआरसी में। ये दोस्तों सारे मुद्दे को एक जैसा ट्रीट नहीं करता, कुछ मुद्दों पर ये स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है, और उससे भी कुछ सीरियस इश्यूज होते हैं उस पर चूं तक नहीं करता। ऐसा कई बार देखा गया है, और मैं यहां पर उन केसेस को मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको रैशनली करेक्ट होना है, जो कि आप समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एनएचआरसी जो है वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है, यानी उसके पास डिसीजंस को एनफोर्स करने की पावर नहीं है। अब दोस्तों देखिए, सिविल कोर्ट कहने का मतलब ही क्या हुआ, जब यहां पर इसके रिकमेंडेशंस जो है वो ऑर्डर की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी इसके हम जो एक्चुअली में कंक्लूजन होता है उसको हम जजमेंट कह ही नहीं सकते, तो हम यहां पर सिविल कोर्ट
क्यों कहे। यहां पर दोस्तों देखिए जो तीसरा इशू है वो ये है कि ये एडवाइजरी रोल प्ले करता है और यहां पर दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो इसके एडवाइजरी को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देखिए अब जब गवर्नमेंट ऐसा इस केस में कर सकती है और इसकी एडवाइजरी का रोल का क्या मतलब बनता है, गवर्नमेंट के पास ऐसे ही एक्सपर्ट्स हैं, तो वाकई ये बॉडी क्यों बनाई गई है, यहां पर टैक्स पेयर्स की मनी क्यों वेस्ट हो रहे हैं। अगर इसको ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए बनाया गया है तो यहां पर इसको ऐसा क्यों बना दिया गया है, इतने वीक क्यों बना दिया गया है कि ये कुछ कर ही नहीं सकती। अब दोस्तों देखिए इसको सिविल कोर्ट कहना इसलिए भी गलत है क्योंकि यहां पर दोस्तों एनएचआरसी के पास एक टाइम पीरियड है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां पर अगर कोई इंसिडेंट होता है और उसका 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो एनएचआरसी जो है यहां पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अब देखिए इस तरीके का जो लिमिटेशन होता है वो किसी सिविल कोर्ट पे नहीं होता, तो हम यहां पर आखिर इस वर्ड को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो ये दोस्तों लिमिटेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है जजिस का वो ना ही हाई कोर्ट करता है ना ही कॉलेजियम करता है, यहाँ पर पॉलिटिकल मेंबर्स की कमेटी बनती है वो सेलेक्ट करते हैं। तो सिविल कोर्ट का क्या मतलब है और यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है ये प्रॉपरली एक्ट में डिफाइंड नहीं है। अब दोस्तों देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई तो मामला कोर्ट में भी गया होगा। तो देखिए दोस्तों जो कई बार हाई कोर्ट के स्मॉलर बेंचेस होते हैं यानी 1 जज या 2 जज या 3 जज के, तो यहां पर दोस्तों होता क्या है जो उनके जजमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं एक दूसरे को। कहीं का हाई कोर्ट कुछ कहता है, कहीं का हाई कोर्ट कुछ कहता है। और यहां पर दोस्तों देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिकमेंड, उस पर लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कोई यहां पर दोस्तों कहता है कि रिकमेंड का मतलब यह होता है कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उसको एज ए एडवाइस माने, लेकिन फिर इसी एक्ट में एक दूसरी चीज को ऑब्लिगेशन बना दिया जाता है कि जो एक्चुअली में रिपोर्ट पेश करना होगा गवर्नमेंट को वो मैंडेटरी होगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करे अपनी असेंबली में या अपनी पार्लियामेंट में, इस चीज को मैंडेटरी बना दिया जाता है। तो दोस्तों इस एक्ट में ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है और इसी को लेकर के कई बार जो एक्चुअली में कोर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि रिपोर्ट पेश करना मैंडेटरी है और कहीं का हाई कोर्ट कहता है कि रिपोर्ट पेश करना अपने पार्लियामेंट या असेंबली में मैंडेटरी नहीं है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। और दोस्तों यहां पर इसको सिविल कोर्ट जब माना जा रहा है तो इसके डिसीजंस को वैसा क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा, यानी इसको गवर्नमेंट के ऊपर क्यों नहीं बाइंडिंग बनाया जा रहा जब तक इसको कहीं दूसरी जगह चैलेंज ना किया जाए। यानी ये दोस्तों सिर्फ आम लोगों के ही मन में ऐसी एक तरीके से विडंबना नहीं है, यहां पर स्वयं जो जुडिशियरी है वो भी कंफ्यूज्ड है एनएचआरसी को लेकर। अब दोस्तों यहां पर स्मॉलर बेंच के लेवल पर तो हमने देख लिया, अब जरा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे जजमेंट दिए हैं जहां पर एक्चुअली में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है और यहां पर जब ऐसा होता है तो एनएचआरसी के लिए भी कई एक्सपर्ट्स इसी चीज को दोहराते हैं। जैसे देखिए 2 एग्जांपल है हमारे पास। पहले देखिए कॉलेजियम का जो सिस्टम था उसमें एक वर्ड था कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यानी गवर्नमेंट यहां पर जो जज के अपॉइंटमेंट्स होंगे उसके लिए चीफ जस्टिस की एडवाइस लेगी, पहले ये था। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसल्टेशन वर्ड को एकदम ऐसे इंटरप्रेट किया और इसको बना दिया कि इसको हम कंसल्टेशन नहीं कंकरेंस पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों कंकरेंस में जो चीफ जस्टिस की एडवाइस हो गई वो मैंडेटरी हो गई, जो कि कंसल्टेशन के केस में नहीं थी। तो अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन को कंकरेंस बना दिया, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया क्योंकि यहां पर इसकी पावर बढ़ रही थी और इसके अच्छे ऑब्जेक्टिव भी जरूर हैं। तो यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। अब उन्हीं अच्छे ऑब्जेक्टिव के केसेस में क्या रिकमेंड को मैंडेटरी नहीं बनाया जा सकता एनएचआरसी के मामले में, ऐसा एक्सपर्ट्स पूछते हैं। इसके अलावा दोस्तों लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया है। यहां पर लैंड एक्विजिशन एक्ट में एक प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट का जो एक्चुअली में मामला था एंड का, उसको कर दिया कि इसको एंड नहीं इसको और पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखिए इस एंड और से कितना फर्क पड़ जा रहा है। अगर किसी प्रोविजन में लिखा हो कि एक व्यक्ति को 10 साल की सजा और
5 लाख जुर्माना से दंडित किया जाएगा, यानी 10 ईयर जेल एंड 5 लाख रुपीस की पेनल्टी। तो यहां पर दोस्तों उसको ये दोनों सजा भुगतनी होगी। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा जाए 10 ईयर जेल और 5 लाख रुपीस, तो इसका मतलब हो गया या तो उस पर 5 लाख जुर्माना लगाइए या 10 साल की सजा। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार एक्ट में जो सीधे साधे वर्ड होते हैं उनको भी ऐसे इंटरप्रेट कर देती है अपने फायदे के लिए, या फिर वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी है इस मामले में। तो एनएचआरसी के केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यहां पर भी तो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है। तो सिंपली आप दोस्तों देख सकते हैं इससे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजंस की वजह से भी यहां पर एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा भी कारण है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार डिटेल्ड गाइडलाइंस बना देता है सीबीआई की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। कई जगह पुलिस की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए भी उसने इंपॉर्टेंट एक तरीके से गाइडलाइंस बना दी है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के कई मामलों में ये ऐसे डिसीजन देता है जिससे इलेक्शन कमीशन काफी अच्छे से काम कर पाता है। तो यहां पर दोस्तों सवाल यही उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में ऐसे गाइडलाइंस नहीं बना सकता। यहां पर एनएचआरसी को गवर्नमेंट कुछ भी नहीं समझती, यानी एकदम एक ऐसा बाघ मानती है इसको जिसके पास ना पंजे हैं, ना नाखून है और ना दांत है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअली में एनएचआरसी का स्टेटस है, और यहां पर टैक्स पेयर्स के मनी जो है यूं ही खर्च हो रहे हैं और कोई पॉजिटिव आउटकम निकलता नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, जय हिंद।